हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल FixPro स्कूल। आज हम पढ़ेंगे इंडक्टर के बारे में, यानी कि कॉइल के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ इंडक्टर। इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टर, फिर देखेंगे हाउ इंडक्टर वर्क्स और हाउ टू चेक इंडक्टर। अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता, डिटेल में नहीं पता, और आपको लगता है कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको और डिटेल में सीखना चाहिए, तो नीचे दिए हुए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए। और कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ इंडक्टर। तो एक सिंपल सी बेसिक सी डेफिनेशन है जो आपको आसानी से समझ आएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं। An inductor is a coil of wire that stores energy in magnetic field when electricity flow through it. सिंपल सा है। इंडक्टर जो होता है एक coil of wire होता है जो कि that stores energy in magnetic field, एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है। कब? when electricity फ्लो थ्रू इट, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। इट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर टास्क लाइक फिल्टरिंग सिग्नल एंड स्टोरिंग एनर्जी। इसका यूज होता है सर्किट में फिल्टरिंग के लिए। किस चीज की फिल्टरिंग? सिग्नल की फिल्टरिंग के लिए होता है। ओके, और स्टोरिंग एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करने के लिए होता है। आगे, डिनोटिंग लेटर फॉर इंडक्टर यानी कि कॉइल इज एल, और यूनिट ऑफ इंडक्टर इन हेनरी डिनोटिंग लेटर इज एच। इस प्रकार से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक एनिमेशन जिफ के द्वारा आप देख सकते हैं कि जब कॉइल में यानी कि इंडक्टर में करंट पास किया जाता है इसके थ्रू, तो किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। डायरेक्शन चेंज होने पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाती है। और इस इमेज के द्वारा आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार का होता है। एक अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए कि आप किस कंपोनेंट के साथ काम कर रहे हैं और उसकी वर्किंग कैसे होती है। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टर। तो टाइप्स ऑफ इंडक्टर में कितने टाइप के इंडक्टर्स होते हैं इसको अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पावर इंडक्टर्स के बारे में। दीज आर यूज्ड इन डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स एंड वोल्टेज रेगुलेशन सर्किट्स टू फिल्टर एंड स्टोर एनर्जी। इसका इस्तेमाल किया जाता है डीसी टू डीसी कन्वर्टर में, वोल्टेज रेगुलेशन सर्किट में, और एसएमपीएस सर्किट में भी इसका यूज़ होता है। इसके बिना स्विच मोड पावर सप्लाई काम करेगी ही नहीं। ठीक है, तो ये यूज़ होता है फिल्टरिंग के लिए और स्टोरिंग एनर्जी के लिए। पावर इंडक्टर्स इन मोबाइल फोन नीड टू हैव हाई एफिशिएंसी एंड लो रेजिस्टेंस टू मिनिमाइज पावर लॉसेस। पावर इंडक्टर में जो हम यूज़ करते हैं ये हमको हाई एफिशिएंसी प्रोवाइड कराता है और लो रेजिस्टेंस, जिसके कारण पावर लॉस बहुत कम से कम होता है। इस प्रकार का ये दिखता है जो हमारा पावर इंडक्टर होता है। ये पुराने टाइम में यूज़ होता था सर्किट में। आज भी जो एसएमटी डिवाइस होते हैं उनमें ये यूज़ होता है। और ये जो इंडक्टर आप देख रहे हैं ये हमारे मोबाइल फ़ोन में यूज़ होता है, एसएमडी कॉइल। हम देखेंगे आरएफ इंडक्टर्स। These inductors are used in RF circuits for filtering, impedance matching and tuning purposes. इसका इस्तेमाल होता है RF सर्किट में, जो हमारे रेडियो फ्रिक्वेंसी वाले सर्किट होते हैं, यानी कि नेटवर्क के सेक्शन की बात हो रही है। और यहाँ पे ये काम करता है इम्पिडेंस मैचिंग का, और ट्यूनिंग पर्पसेस के लिए ये यूज़ होता है। और आगे, दे आर क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग proper signal transmission and
रिसेप्शन इन मोबाइल फ़ोन्स। इसके बिना आप ये समझिए कि सिग्नल ट्रांसमिशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि सिग्नल को रिसीव करना हो या ट्रांसमिट करना हो, वहाँ पर इंडक्टर्स अपना काम करते हैं, क्योंकि रेजोनेंट सर्किट में कैपेसिटर्स के साथ में इंडक्टर लगा ही होगा। बिना इंडक्टर के आप रेजोनेंट सर्किट बना ही नहीं सकते, यानी कि जो फिल्टरिंग सर्किट होता है वो बन ही नहीं सकता। आगे हम इसको और देखेंगे डिटेल में। मल्टी लेयर चिप इंडक्टर MLCL। MLCL are small surface mount inductors commonly used in mobile devices due to their compact size and high performance. They are often found in RF circuit and power management ICs। ठीक है, इस प्रकार का दिखता है MLCL इंडक्टर। ये क्यों यूज होता है? MLCL इंडक्टर्स जो यूज होते हैं हमारे फ़ोन में, सरफेस माउंट इंडक्टर कॉमनली यूज्ड इन मोबाइल डिवाइसेस ड्यू टू देयर कॉम्पैक्ट साइज। इसका जो साइज होता है काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है एंड हाई परफॉर्मेंस, इसलिए ये यूज होता है। दे आर ऑफ्टन फाउंड इन RF सर्किट्स। ये कॉमनली आपको RF सर्किट में मिलेगा एंड पावर मैनेजमेंट ICs के पास में ये मिलेगा। लगभग सभी इंडक्टर्स दिखने में लगभग सिमिलर होते हैं, बट इनकी जो इम्पोर्टेंस होती है सर्किट में ये काफ़ी डिफरेंट होती है, और इसलिए डिफरेंट टाइप के कॉइल यानी कि इंडक्टर यूज किए जाते हैं अलग अलग सर्किट में। वायर वाउंड इंडक्टर्स यानी कि वायर को बाइंडिंग किया हुआ इंडक्टर जो होता है, ये आप देख सकते हैं पहले यही यूज होता था ज़्यादातर, इस तरफ जो यहाँ पे दिख रहा है। वायर वाउंड इंडक्टर्स आर ट्रेडिशनल इंडक्टर्स मेड बाय वाइंडिंग वायर अराउंड अ कोर मटेरियल। ठीक है, कोर मटेरियल के अराउंड जब वायर को ऐसे वाइंड करते हैं तो ये हमारा एक वायर वाउंड इंडक्टर बनता है। दे आर यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशंस इन मोबाइल फोन्स इंक्लूडिंग पावर सप्लाई, फिल्टरिंग एंड सिग्नल प्रोसेसिंग। ओके, यहाँ पर जो हमारा वायर वाउंड इंडक्टर है ये यूज़ होता है सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए, और पावर सप्लाई में भी यूज़ होता है, SMPS में भी यूज़ होता है। बस वायर की थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है, वायर की जो मोटाई है इस पर डिपेंड करता है, और इसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं इस पर डिपेंड करता है कि ये बक सर्किट में लगेगा या फिर बूस्ट कन्वर्टर सर्किट में लगेगा। हाउ इंडक्टर वर्क्स इन वोल्टेज लाइन। वोल्टेज की लाइन में इंडक्टर क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, अब हम ये देखेंगे। तो आपके सामने यहाँ पे जो स्कीमेटिक है, डायग्राम है, ये है बक कन्वर्टर का डायग्राम। ठीक है, आगे लिखा है पावर फॉर MSM मोडेम, पावर फॉर MSM कोर एंड GRA, पावर फॉर लो वोल्टेज LDOs। तो यहाँ पे बक कन्वर्टर बनाया जा रहा है अलग अलग पर्पस के लिए। कुछ यहाँ पे CPU के लिए बनाया जा रहा है, कुछ LDO वोल्टेज बनाने के लिए बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो 6 आपको कॉइल दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये है बक कॉइल्स। इनका यूज़ होता है एम्पियर को इंक्रीज करने के लिए बक कन्वर्टर सर्किट में। अब ये कॉइल अकेले बक कन्वर्टर का काम नहीं कर सकती, मतलब कि इस कॉइल के थ्रू अगर आप वोल्टेज पास करेंगे तो आगे एम्पियर बढ़ा के वोल्टेज को कम करके ये देगा, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे पूरा प्रॉपर बक कन्वर्टर का सर्किट होता है जो काम करता है। अगर आपको नहीं पता बक कन्वर्टर सर्किट के बारे में तो आपको जानना ज़रूरी है। अब वो आप कैसे भी जाने, आपको इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट करनी पड़ेगी, चाहे आप कोर्स अटेंड करें, चाहे आप यूट्यूब से देखें, चाहे आप बुक स्टडी करें। ठीक है, काफ़ी सारी बुक्स होती है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। जैसे भी आप स्टडी करो, आपको प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है कि कैसे कन्वर्टर काम करता है, कैसे उसमें प्रॉब्लम आती है, कैसे ट्रबल शूट करना होता है, रिपेयर करना होता है, सारी चीज़ें। ठीक है,
यहाँ पे जो छोटे वाले कॉइल होते हैं ये भी अपना काम करते हैं। कुछ कॉइल होते हैं जो फ्यूज़ के तौर पे लगे होते हैं, कुछ कॉइल होते हैं जो रेजोनेंट सर्किट के लिए होते हैं, जैसे आगे आप देखेंगे हाउ इंडक्टर वर्क्स इन फ्रीक्वेंसी लाइन। फॉर एग्जांपल ये एंटीना की लाइन है, एंटीना की लाइन में यहाँ पे एक कैप लगा है 33 पिकोफैरेड का, यहाँ पे 100 पिकोफैरेड का कैप लगा हुआ है। अब इसके साथ में 68 नैनो हेनरी की कॉइल लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये कैसे काम करता है, फॉर एग्जांपल समझेंगे। अब जैसे कि फ्रीक्वेंसी आती है, फॉर एग्जांपल कुछ जैसे हमारे जीएसएम टावर्स होते हैं, इसमें से जो फ्रीक्वेंसी आती है कैपेसिटर उसको आगे जाने देता है। ठीक है, और ये कैप भी इसको आगे जाने देता है आरएफआईसी में। लेकिन जो सैटेलाइट से फ्रीक्वेंसी आती है, सैटेलाइट से आने वाली फ्रीक्वेंसी कुछ अननेसेसरी फ्रीक्वेंसी जो हमारे सर्किट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, जो सर्किट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो यहाँ पर आगे जा नहीं सकती। जो कैपेसिटर है यही उसको रोक देता है आगे जाने से। बट इस फ्रीक्वेंसी का फिर क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी कॉइल के ज़रिए चली जाती है ग्राउंड पे और वहाँ जाके ख़त्म हो जाती है। इस प्रकार से जो रेजोनेंट सर्किट है ऐसा बनाया जाता है और काम करता है। इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है ये हम आपको क्लास में काफ़ी डिटेल में बताते हैं। तो कैसे इम्पिडेंस मैच होता है, कैसे ट्यूनिंग होती है, वो सारी चीज़ हम आपको क्लास में बताते हैं। ठीक है, अगर ये काम नहीं करेगा तो सर्किट में नॉइस होगा। नॉइस क्या होता है, नॉइस के बारे में भी डिटेल में आपको जानना होगा। ठीक है, तो ये हुई आज की क्लास। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना हो तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। 10 जून से हमारी क्लास शुरू होगी और ये बेसिक टू एडवांस क्लास होती है, कंप्लीट क्लास होती है जिसमें आपको पूरी डिटेल में सिखाया जाता है। इस क्लास को अटेंड करने के बाद में आपको कोई और क्लास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 30 से 40 दिन का ये कोर्स होता है, फीस होती है 7,000 रुपये। और जब ये क्लास आप अटेंड करेंगे 30 से 40 दिन, इसके 3 महीने के बाद में फिर से आपको रिवीजन कराया जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के बैकग्राउंड से नहीं होते, इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड से नहीं होते। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो कॉमर्स वाली फील्ड से होते हैं, कुछ आर्ट्स की फील्ड से होते हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी जल्दी सीख नहीं पाते। ठीक है, तो 30 से 40 दिन का जो कोर्स होगा बेसिक टू एडवांस कोर्स 10 जून को, इसको आप अटेंड करेंगे। इसमें आप सीखेंगे काफ़ी अच्छे से और 3 महीने के बाद में दोबारा से रिवीजन के लिए क्लास होगी। अगर आप भूल गए, हो सकता है कि काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाते हैं, तो उसके लिए एक रिवीजन क्लास 20 दिन की होगी। उसके बाद में फिर से दिसंबर में 10 दिसंबर को दोबारा से क्लास होगी 20 दिन की। ये आपको समझाने के लिए और रिवीजन के लिए, कुछ नए सर्किट जो नया टेक्निकल अपडेट आता है सर्किट में, वो सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए। तो अगर आप अपनी सीट बुक कराना चाहते हैं क्लास के लिए तो नीचे दिए हुए इस नंबर पे आप जल्दी संपर्क करें। आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सिर्फ 10 स्टूडेंट को ही सिखाया जाता है, 8 सीटें खाली है। अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो आप अपना नाम रजिस्टर कराएं और आपसे हम मिलेंगे क्लास में। ओके जी, थैंक यू।